हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस जो अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर है उसके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। CSIR नेट के हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने करे होंगे। CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करे होंगे और आज की वीडियो में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये गेट 2001 में आया था। इफ S इज ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए वॉल्यूम V एंड n कैप इज यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एंड R इज द पोजिशन वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल R डॉट n कैप इंटू ds की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ds का तो अगर हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, यहाँ पे गिवन है सरफेस एरिया कितना है s और वॉल्यूम कितनी है v। अब अगर आप ऑप्शन से देखो ना तो आपको ऑप्शन जो है वो v की टर्म्स में है, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या करेंगे। क्लोज जो सरफेस इंटीग्रल हमें गिवन है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल में। और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता होगा क्या होती है। जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल को R डॉट n कैप ds उसको कन्वर्ट करते हैं हम ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल में। कैसे लेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R इंटू में डी टाउ या dv आप लिख लो, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ R हमें निकालना है। अब डाइवर्जेंस ऑफ R आपको पता भी होगा वैसे, अगर R हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। 3D में R को हम कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर जो है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। डाइवर्जेंस लेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो हमें क्या निकालना है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ R की वैल्यू होगी 3 जो कि बाहर आ जाएगा। और dv का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें पता है वॉल्यूम क्या इनक्लोज कर रहा है? v वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 3v। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2001 में ही आया था। कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स, और सेट ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है। तो ऑप्शन गिवन है कि द 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। हमें चेक करना है कि ये 3 जो वेक्टर हमें गिवन है वो ऑर्थोनॉर्मल है क्या, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, और द 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस and 1 upon square root 2 110 can be written as linear combination of these 2 vectors। तो हमें क्या करना है? अगर इस टाइप से ऑप्शन गिवन है ना, तो पहले तो क्या होता था कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता था, और अब MSQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि कहीं कोई दूसरा ऑप्शन तो ऐसा नहीं है जो आपका करेक्ट हो। तो हम सारे ऑप्शंस ही चेक करने वाले हैं। 3 वेक्टर आपको गिवन है, तो पहला क्या है कि 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोगोनल कैसे हम चेक करेंगे? अगर हम मान लेते हैं u1, u2 और u3 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो ऑर्थोगोनल अगर हमें चेक करना हो तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स अलजेब्रा जो हमने देखा उसमें हमने देखा था ऑर्थोगोनल हम चेक करेंगे कि u1 यहाँ पे u1 और u2 अगर ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। ऐसे u1 u3 0 आना चाहिए, u2 u3 0 आना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल की अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो सेल्फ की होती है। u1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। u2 की वैल्यू क्या आएगी? 1। u3 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इस टाइप से ये आपको चेक करना है। तो ए ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्थोनॉर्मल हम चेक करेंगे, तो पहले ऑर्थोगोनल देख लेते हैं। तो यही हम फाइंड आउट करते हैं। u1 हमारा क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और इसको अगर ब्रा नोटेशन में हम लिखेंगे, ये आपको गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे? 110, ठीक है। और u2 जो है हमारा वो ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आगे आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ही है वो,
और इसको हम लिखेंगे कैट नोटेशन में, तो कैसे लिखते हैं 0 1 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1/2 मिल रही है। ये यहाँ से 1/2 हमें मिलेगा और इधर से वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ऑर्थोगोनल ही नहीं है तो ऑर्थोनॉर्मल भी नहीं है वो। हम बोल सकते हैं ऐसे कि 3 वेक्टर्स, हमें एक ही चेक करना होता है, एक ऐसा वेक्टर हमें मिल जाए जो कौन सी भी एक प्रॉपर्टी को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो तो अपना इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंसी वो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी। कैसे हम चेक करते हैं, हम ऐसे देखेंगे कि u1 u2 u3 इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे और इनका डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं वो क्या आना चाहिए। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है तो हम बोलेंगे वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो मतलब क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे तो 1/√2 अंदर ले लेते हैं, 1/√2 एंड 0 0 1/√2 u2 को हम लिख रहे हैं तो 1/√2 एंड 1/√2 0 1/√2 इस टाइप से हम लिखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट अगर आप सोल्व करते तो फर्स्ट टर्म हम लेंगे, कैसे लिखते हैं 1/√2 बाहर आ गया, 1/√2 इंटू में 1/√2 तो 1/2 होगा, माइनस क्या होगा 0, माइनस 0 वाली टर्म है नेक्स्ट रो, प्लस 1/√2 सी वाला जो है वो बाहर आ गया, ये अपना होगा 1/2 माइनस क्या होगा 0। तो ये डिटर्मिनेंट आप देखोगे तो क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब वेक्टर्स क्या हैं अपने लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें बाकी भी चेक करने हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म ए बेसिस इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस में वो एक बेसिस फॉर्म करते हैं, तो वो बेसिस फॉर्म भी करेंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है ना हमारे पास, 3 भी वेक्टर हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में वो क्या करेंगे एक बेसिस फॉर्म करेंगे। तो ये ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट हो गया, ये बात आप ध्यान रख लेना। वेक्टर्स का क्या होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर 3 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं ना तो हमारे पास 3 वेक्टर ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वो बेसिस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि 1/√2 1 1 0 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो ये वेक्टर है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं इन दोनों का। अगर हम ऐसा लिख सकते तो ये वेक्टर क्या हो जाता डिपेंडेंट हो जाता इन वेक्टर्स पे। तो यहाँ पे जब अगर हम ऐसा लिख पाते ना तो अपना जो डिटर्मिनेंट हमने देखा ना वो 0 आता। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो हम इसको ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी 2001 में ही आया था। इफ ए वेक्टर आपको गिवन है जहाँ पे जो ई एक्स कैप ई वाई कैप और ई जेड कैप जो है वो क्या बता रहे हैं हमें यूनिट वेक्टर्स हैं ये इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है डेल स्क्वायर ए फाइंड आउट करना है। वेक्टर जो है वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस वेक्टर के लिए अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ ए ही फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 3 आती है। लेकिन अगर हम लैप्लासियन फाइंड आउट करते हैं तो लैप्लासियन क्या होगा वेक्टर के लिए, हमने बोला था कि लैप्लासियन अगर हम वेक्टर का फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर ए एक्स प्लस डेल स्क्वायर ए वाई प्लस डेल स्क्वायर ए जेड, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हमारे आ जाएंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो डेल स्क्वायर ए एक्स आप करोगे, ए एक्स का पार्ट का 2 बार डेरिवेटिव, एक्स का 2 बार डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह से वाई के साथ भी वैल्यू 0। तो ये जो लैप्लासियन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है
0 आ रही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस। इनमें से कौन सा वेक्टर जो है इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल है। तो ये हमें ऑप्शन से ही चेक करना है। हमें क्या चेक करेंगे कि ये जो वेक्टर हमें गिवन है इसको हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, u1 वेक्टर हमने ये मान लिया, और मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं इसको तो हम ऐसे लिखेंगे a और b। ठीक है, अब दूसरा कोई भी वेक्टर इनमें से हम उठाएंगे, ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे। तो ए ऑप्शन में कंसीडर कर लेती हूँ, वो मान लिया हमने u2 वेक्टर है जो क्या गिवन है -b एंड a। तो ऑर्थोगोनल के लिए हमें चेक क्या करना है, ऑर्थोगोनल के लिए हमें चेक करना है कि u1 u2 क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो u1 डॉट u2 हमें 0 के इक्वल चेक करना है। तो u1 डॉट u2 आप करो, चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कर लो, जैसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं, ब्रा u1 एंड कैट u2, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। या फिर ऑर्थोनॉर्मल हमें चेक करना है, तो अगर रियल वेक्टर्स आपको गिवन है तो u1 डॉट u2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो u1 डॉट u2 अगर आप करते हो तो a माइनस ए बी आ जाएगा प्लस बी जे, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। बी ए वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे u1 और u2 जो भी u2 हमने कंसीडर किया है वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। लेकिन MSQ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं तो आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। वहाँ पे लिखा तो रहेगा वैसे कि MSQ टाइप के क्वेश्चन है या वैसे हैं, अगर नहीं भी लिखा रहता है आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि और बाकी के साथ 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ए वेक्टर आपको गिवन है इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल का मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। सोलेनोइडल गिवन है, कांस्टेंट ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे हम, तो क्या होगा, जो x वाली टर्म है उसका x के साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 2y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, +3y, और इधर से हमें क्या मिलेगा, z वाली टर्म जो -a है, और ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2002 में आया था। द यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू द सरफेस आपको गिवन है एट द पॉइंट दिस। मैंने बताया भी था आपको, जो हमने थ्योरी लेक्चर्स कर रखे हैं वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस के, उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेट में तो इसी से क्वेश्चन बनता है, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही बताना है इस सरफेस पे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई से, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। अगर सिर्फ नॉर्मल वेक्टर निकालना होता तो हम क्या निकालते, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट 117, ये हमें निकालना है। फाई जो है वो ये जो फाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप से आपको एक सरफेस गिवन होगा, ठीक है, या फाई XYZ की फॉर्म में एक सरफेस आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे फाई जो है वो आपको क्या गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे हम तो क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स फाई, और फाई का x के साथ में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 3x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो यहाँ से क्या आएगा 6x आई कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर हम करेंगे फाई का तो वैल्यू क्या आती है 4y, 4y तो है ही अपना, y का 1 हो जाएगा तो 4j कैप, और z इस साइड में आएगा तो -z का क्या होगा -k कैप। तो ये हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। और इस यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 6x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, वैल्यू हमें निकालनी है 117 पे, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे, 36 प्लस 16 प्लस 1,
तो सभी के ऑप्शन में नीचे सेम ही है, ऐड करके देखोगे आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2003 में आया था। द टू वेक्टर्स P इज इक्वल टू आई कैप एंड Q इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 आर रिलेटेड बाई ए रोटेशन, रिलेटेड बाई ए रिफ्लेक्शन थ्रू XY प्लेन, रिलेटेड बाई इन्वर्जन, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो दो वेक्टर आपको गिवन है वो XY प्लेन में आपको गिवन है। तो ये मान लेती हूँ मैं आई कैप डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप। ठीक है, तो जो P वेक्टर आपको गिवन है वो क्या गिवन है, आई कैप डायरेक्शन में गिवन है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो एक यूनिट वेक्टर है इन द आई कैप डायरेक्शन, ये हमारा क्या होगा, P वेक्टर होगा। Q वेक्टर जो है वो क्या है, वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप, ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये हमारा क्या है, Q वेक्टर है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये क्या दिखा रहा है कि P वेक्टर को अगर हम रोटेट करते हैं 45 डिग्री से तो हमें क्या मिलेगा, Q वेक्टर मिलेगा। तो रिलेटेड किससे हैं, रोटेशन से रिलेटेड हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर लो। तो बाकी ऑप्शन आप देखो, रिलेटेड बाई ए रिफ्लेक्शन थ्रू XY प्लेन। XY प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन तो दिख ही नहीं रहा, XY प्लेन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो Z का देखते हैं। ठीक है, रिलेटेड बाई इन्वर्जन, इन्वर्जन भी नहीं दिख रहा है, इस टाइप से भी नहीं दिख रहा है ऐसे। नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, आप ये भी देख लो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। दो ऑप्शन तो क्या है अपने इनकरेक्ट है। नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या देखेंगे, जो P वेक्टर है वो अपना किस टाइप से है, 1 0। Q वेक्टर जो है वो 1/√2 1/√2। इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट अपना क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कर्ल ऑफ द वेक्टर ए इज गिवन बाई। इस वेक्टर का कर्ल निकालना है, बहुत ही ईजी है ये तो। कर्ल आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड, जेड एक्स वाई। और इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आती है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जो ए ऑप्शन है ना वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए वेक्टर। वेक्टर आपको गिवन है v इज इक्वल टू आर बाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब का मैग्नीट्यूड। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ओवर ए सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए होगी एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एक सरफेस इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस किसका है, क्यूब का है। तो क्यूब की हम बात करते हैं, क्यूब कुछ वॉल्यूम एनक्लोज करता है, मतलब क्यूब के लिए जो सरफेस है हमारा वो क्या है, क्लोज सरफेस है, क्योंकि क्लोज सरफेस ही वॉल्यूम एनक्लोज करता है। ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो सरफेस है वो अपना क्या है, क्लोज सरफेस है। और सरफेस इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब v डॉट आर कैप v डॉट एन कैप ds, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम का। और डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहते हैं, गोश डाइवर्जेंस थ्योरम, कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल। तो डेल डॉट वी हम लिख लेंगे इनटू में डी टाउ। अब डेल डॉट वी हम निकाल सकते हैं इसके लिए, डेल डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब, या फिर आप कैसे लिखो, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई डेल्टा क्यूब आर। ये आपको पता होगा। डेल्टा क्यूब आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्राग डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो आर है हमारा वो 3 डायमेंशन में गिवन है। तो 4 पाई डेल्टा क्यूब आर हम लिखेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप देखते हो कि इस फॉर्म में हम लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर कैप बाई आर स्क्वायर जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस की थ्योरी लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि इसके इक्वल क्यों होता है। तो अब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल्टा क्यूब आर, ये ड्राग डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन, और ये किस पॉइंट पे है,
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, या फिर मैं क्या बोलूँ ओरिजिन पे। डार्क डेल्टा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना वो ओरिजिन पे है। इनटू में क्या है डी टाउ, कुछ वॉल्यूम होगी, और यहाँ पे क्या गिवन है कि क्यूब जो है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है। सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो जो ये लिमिट्स होंगी ना अपनी वो -a/2 टू a/2 इस टाइप से लिमिट होंगी, तो वो इस ड्रैग डेल्टा फंक्शन को कंसीडर करती हैं। विद इन द लिमिट्स लाई करता है ड्रैग डेल्टा फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो आंसर क्या हो गया 4π, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अबोव वेक्टर। उसी वेक्टर के लिए आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे भी नोट करेक्ट दिखता है ना पहले ही लिख लो आप कि नोट करेक्ट पूछा है, क्योंकि करेक्ट और नोट करेक्ट में क्वेश्चंस काफ़ी बार गलत हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज 0। तो ये जो वेक्टर आपको गिवन है ना इसका हमें क्या निकालना है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है v.dl का। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर कर्ल थ्योरम का यूज हम करें तो हम क्या निकालेंगे, कर्ल ऑफ v निकालेंगे .ds। तो कर्ल ऑफ v हमें फाइंड आउट करना है। अगर किसी भी कोई भी क्लोज्ड कर्व हम लेते हैं क्यूब का, तो उसकी साइड हमें पता है a होती है, तो सरफेस अगर सरफेस एरिया हम लेंगे तो a² हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ v हमें फाइंड आउट करना है, तो डेल क्रॉस v आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्ल i कैप j कैप k कैप डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, और हमने इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसका हम क्या लेते हैं, x कंपोनेंट लेंगे तो i कैप आएगा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड क्या है x² प्लस y² प्लस z²। y कंपोनेंट में 1/x² प्लस y² प्लस z², और z कंपोनेंट भी सेम ही होगा x² प्लस y² प्लस z²। और ये डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे तो वैल्यू हमारे को क्या मिलती है, 0 वैल्यू मिलती है। तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन आपसे नोट करेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज ए ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। अगर कर्ल ऑफ v कर्ल ऑफ एनी वेक्टर 0 होता है तो हमने बताया था आपको कि इस वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ये भी करेक्ट है। अगर कर्ल ऑफ v 0 है तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर किसी भी दो पॉइंट के लिए हम लाइन इंटीग्रल, अगर कर्ल ऑफ v 0 है तो किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका डी ही होगा। और आप देखोगे तो दिस वेक्टर कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों नहीं करता, क्योंकि कर्ल ऑफ b जो है ना वो हमारा क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, कर्ल ऑफ b जो है वो 0 नहीं होता, और यहाँ पे कर्ल ऑफ दिस वेक्टर क्या है, 0 है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल डॉट b जो है ना वो 0 होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डेल डॉट बी, अगर इस डाइवर्जेंस आप निकालते हो तो हमें कुछ वैल्यू मिल रही है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2004 में आया था। फॉर द फंक्शन फाई द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं हम, डेल बाई डेल एक्स, फाई की वैल्यू पुट करेंगे इनटू में आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप।
तो डेल फाइव बाई डेल एक्स अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 2xy प्लस वाई, ये क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप के साथ प्लस वाई के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जे कैप, और जेड की तो कोई टर्म ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो अब ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड आपको देखना है। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy प्लस वाई, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, और इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। और वैल्यू हमें निकालनी है किस पे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पे 1 रखोगे, y की जगह पे 1 रखोगे, तो यहाँ से वैल्यू आती है 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे आएगा 1 और 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 वैल्यू हमें मिल रही है, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वही क्वेश्चन है फिर से, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस कर्व एट द पॉइंट 2 0। तो ये आप निकाल लेना, क्या निकालना है हमें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो सोल्व करोगे ना तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द वेक्टर फील्ड एफ जो आपको गिवन है, हमें निकालना है कर्ल ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो हम कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। एफ आपको गिवन है और इस वेक्टर के लिए आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड एक्स 2y 3z। आप कर्ल निकालोगे ना, क्योंकि सिमिलर ही आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं तो कर्ल की वैल्यू 0 आएगी। वैसे देख के भी आइडिया लगा लेना चाहिए, x के नीचे x दिख रहा है, y के नीचे y ही दिख रहा है, z के नीचे सिर्फ z ही दिख रहा है। तो अगर हम क्रॉस लेते हैं तब डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सोल्व करके देखोगे 0 आएगी। डेल क्रॉस एफ ही 0 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन द 4 वेक्टर्स u1 u2 u3 u4 द लीनियरली डिपेंडेंट पेयर हमें निकालना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट पेयर कौन सा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर जब होते हैं जब हम एक वेक्टर को एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर लिख सकते हो। तो आपको देखते भी समझ आएगा कि कौन सा इनमें से लीनियरली डिपेंडेंट पेयर है। अगर u1 u2 की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अगर 1 है और इधर 3 है तो इस 1 के साथ भी यहाँ पे 3 ही होना चाहिए था, तो वो तो नहीं बनेगा। u1 u3 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर स्केलर मल्टीपल कोई भी हम लेंगे ना तो जो भी 1 के कोरस्पोंड है वही 1 के कोरस्पोंड भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब u1 u4 की अगर आप बात करो तो वो भी नहीं बनेगा, तो जो u3 u4 है वो बनेगा, और वो आप देख सकते हो कैसे बनेगा। यहाँ पे माइनस साइन भी अपने क्या है सिमिलर ही है, माइनस साइन से भी आइडिया लगा सकते हो आप कि तीसरी टर्म के साथ सिर्फ माइनस साइन है। इसको हमने 2 लिखा तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अगर u3 को मैं ऐसे लिखती हूँ, 3 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, u4 को हम लिख रहे हैं, अगर मैं u3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ u4 4 माइनस 8, मतलब 3/2 अगर u3 लिखती हूँ तो आपको u4 मिलेगा। देखो 3/2 मैंने किया इसका तो क्या आया 3 आया। नेक्स्ट टर्म के साथ 3/2 इंटू में 4 करेंगे हम तो क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट टर्म के साथ 3/2 इंटू में -8 करेंगे तो -12 आएगा। तो u3 को u4 और u3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, u3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू में u4। तो ये जो 2 पेयर हैं वो अपने क्या हैं लीनियरली डिपेंडेंट पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ द क्लोज सरफेस इंटीग्रल r डॉट ds डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वैसा ही क्वेश्चन है r वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल गिवन है तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करोगे, और जो सरफेस है वो क्या गिवन है एनक्लोजिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को अगर एनक्लोज करता है तो डार्क डेल्टा फंक्शन की वैल्यू अगर वॉल्यूम इंटीग्रल हम लेंगे तो क्या देगी 1 वैल्यू देगी, तो जो वैल्यू आएगी वो अपनी 4π आएगी। सिमिलर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ़ r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप, तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आप लेके देखो तो हमें क्या निकालना है, डेल डॉट आर निकालना है। तो डेल डॉट आर मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालना है, डेल बाई डेल एक्स, एक्स आई कैप एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू में वाई वाली जो टर्म होगी वाई, जे कैप का जे कैप के साथ आई कैप का आई कैप के साथ, ऐसे ही लेंगे हम डाइवर्जेंस। तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 1 2 आ रही है। तो डेल डॉट आर की वैल्यू हमें मिल रही है 2। ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। बी और सी में से देखना है। तो बी और सी में से हमें क्या देखना है कि अगर हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसका हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट हमें निकालना है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, x² + y² + z², और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका हमें क्या लेना है, ग्रेडियंट लेना है। तो हर एक टर्म के साथ मैं कैसे लिखूंगी, तो हर एक टर्म के साथ कैसे हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस इंटू में आई कैप, और डेल बाई डेल एक्स अगर हम इसका करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 1/2 जो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर जो है वो आगे आएगी, और एक सब्ट्रैक्ट होगा तो x² + y² + z², इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ये नीचे आ जाएगा। और x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x² का क्या होगा, 2x होगा, इंटू में आई कैप लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे सेम वही होगा, पावर जो है वो आगे आएगी और 1 से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये हमारा स्क्वायर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट जो है वो नीचे आ जाएगा, 2y जे कैप होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा अगेन, z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वही z के कैप अपॉन x² + y² + z² का क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो इनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, आर वेक्टर बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, आर का मैग्नीट्यूड बन रहा है। तो ऑप्शन से आप मैच कर लो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड, जो सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बी भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज एफ इज 2x। जो वेक्टर फील्ड f है उसका कर्ल हमें गिवन है, कितना है, 2x। डेल क्रॉस f जो है वो आपको क्या गिवन है, 2x कैप गिवन है। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट वेक्टर फील्ड f फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इनमें से कौन सा जो है वेक्टर फील्ड वो करेक्ट होगा। तो आपको देखना है ऑप्शन से ही, ऑप्शन आप कंसिडर करके चलो, और उससे हमें क्या निकालना है, कोई भी एक ऑप्शन हम चूज करेंगे, कर्ल ऑफ f निकालेंगे, जो भी हमें वैल्यू देगा 2x कैप वही क्या होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप सोल्व कर सकते हो, ए ऑप्शन आप लेके चलोगे, एक में करके दिखा देती हूँ, आई कैप जे कैप के कैप, जैसे कर्ल निकालते हैं वैसे आप निकाल लेंगे, कर्ल बाई कर्ल x, कर्ल बाई कर्ल y, कर्ल बाई कर्ल z, 2z 3z एंड 5y। तो ये डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आती है, आई कैप इंटू में 5 - 3 माइनस जे कैप इंटू में 0 - 2। तो यहाँ पे कुछ जे कैप की भी टर्म मिल रही है, तो ये तो अपना क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना जो भी अपना होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन आपको गिवन है कि इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी आर क्रॉस डी थीटा फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट द ओरिजिन। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, और सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है, और इस कर्व के अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर क्रॉस डी थीटा। तो आर क्रॉस डी थीटा की अगर आप बात करो ना, डी थीटा तो कोई भी ये एंगल होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है और आर की जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आर क्रॉस डी थीटा को हम कैसे लिखेंगे, आर डी थीटा, साइन ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, साइन आता है, तो साइन एंगल बिटवीन देम कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, और थीटा की लिमिट क्योंकि कैसे सर्कल के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगी, 0 to 2π। तो आर कांस्टेंट है, रेडियस क्योंकि आर जो हमें गिवन है वो तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगी,
साइन 90 हमारा 1 के इक्वल होगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई। तो 2 पाई आर वैल्यू हमें मिल रही है। जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब। और जो वेक्टर का सेट आपको गिवन है वो दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे चेक करेंगे, हम मान लेते हैं ये U1 है, U2 है और U3 है। तो आप इनका डिटर्मिनेंट चेक करोगे, कैसे लिख लेंगे U1 को 1 1 1, इस टाइप से आप लिख सकते हो या इस टाइप से लिख सकते हो 1 -1 1 1 1 -1। इनका डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 इंटू में 1 -1 0 -1 इंटू में -1 -1 प्लस 1 इंटू में 1 + 1। तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। अगर नॉट इक्वल है 0 मतलब जो वेक्टर्स का सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है, एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन है एस इज बेसिस फॉर आर क्यूब। अगर वेक्टर्स हमारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो एक बेसिस फॉर्म करते हैं रियल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। आर क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस में एक बेसिस फॉर्म करते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द वेक्टर इन एस आर ऑर्थोगोनल। तो आपको चेक करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो अपने ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। तो U1 और U2 को अगर हम देखें तो U1 डॉट U2 हम करेंगे तो 1 -1 + 1 क्या वैल्यू देगा 1, जो कि नॉट इक्वल आ रही है 0 के। तो ये वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल भी नहीं है, तो इनकरेक्ट होगा। एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम एस। तो आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे कि कोई तो ऑर्थोगोनल सेट नहीं है हमारे पास। तो किसी से भी चेक करते हो ना तो इनमें से कोई भी ऑर्थोगोनल सेट आपका नहीं बन रहा। U1 U2 को देख लो, U2 U3 को देख लो या U1 U3 को देख लो, जैसे भी हम देखेंगे ना कोई भी हमें प्रोडक्ट जो है वो 0 वैल्यू नहीं देगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फोर्स F इज डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल फंक्शन VR वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट फॉलोज दैट। यहाँ पे क्या गिवन है कि F को हम कैसे लिख सकते हैं, F इज डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल डेल ऑफ V, माइनस ऑफ डेल ऑफ V लिखो या डेल ऑफ V लिखो, मतलब ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल की फॉर्म में आपको F गिवन है। अगर पोटेंशियल का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, F मिलता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो डेल क्रॉस F जो है वो वैल्यू क्या आएगी। अगर मैंने आपको बताया था कि CG जो है वो 0 होता है, DC जो है वो 0 होता है। यहाँ पे ग्रेडियंट आपको दिख रहा है और अगर इस F का हम क्या लेते हैं, कर्ल लेते हैं, तो डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ VR, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ F, डाइवर्जेंस के लिए अगर हम बात करें तो DC 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। तो ये इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ भी कि ये 0 होगा या नहीं होगा, जनरल स्टेटमेंट ऐसी नहीं कहती। और डेल ऑफ V भी हम और डेल ऑफ V भी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि वो 0 ही होगा, डेल स्क्वायर V भी 0 नहीं होगा। तो ये जो टर्म है अपनी डेल क्रॉस F की कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन वो हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। अगर F और कर्ल से भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर कर्ल 0 होता है, वाइस वर्सा भी होता है ये, अगर कर्ल 0 होता है तो F को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। और अगर F को हम ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन लिख रहे हैं तो उसका कर्ल भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x² + y² - z = 1 एट द पॉइंट 1 1 1। तो ये तो आपने देखा ही है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट 1 1 1 हमें फाइंड आउट करना। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो क्या आएगा, 2xi + 2yj - k।
ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे और एट द पॉइंट 1 1 1 हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3 और ऊपर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपने देखा ही है कि वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस से कितने इजी क्वेश्चन आपसे गेट में पूछे गए हैं। पिछले 2 साल से तो गेट में क्वेश्चन नहीं आए हैं वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले 2 साल नहीं आए हैं तो नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी प्रीवियस ईयर अगर आप देख रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और बहुत ही इजी हैं, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।